नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से एजुपीडिया चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने इसका आधा भाग पढ़ लिया था और उसको अच्छी तरह समझ भी लिया था। आज हम न्यायपालिका के जो कि कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का विषय है उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, आइए चलते हैं वहाँ पे। तो आज जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका की संरचना। इससे पहले तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या नोट्स ये डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। वहाँ पर हमने वीडियो का जो पिछली वीडियो है उसका भी लिंक दे दिया है और नोट्स के भी लिंक दे दिए हैं, जाके आराम से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी मेहनत से बनाए गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यायपालिका की संरचना, मतलब न्यायपालिका कैसे बनी और इसमें कौन कौन से सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, क्या कार्यकाल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका की एकीकृत प्रणाली है। एकीकृत प्रणाली का मतलब होता है कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायपालिका की संरचना नहीं है। यानी विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जिनके अपने न्यायालय होते हैं, स्वतंत्र या फिर अधीन न्यायपालिका होती है, राज्यों की अपनी भी। ठीक है, लेकिन भारत में राज्य हो चाहे केंद्र हो, सभी के लिए एक ही न्यायालय है। ओके, तो इसीलिए एकीकृत, ठीक है ना, न्यायपालिका कहा गया है। न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। इसमें सबसे नीचे सबसे छोटी अदालतें होती हैं, फिर उसके ऊपर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और बाद में जिला न्यायालय हैं। जिला न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है, देखिए न्यायालय में भी ना कई प्रकार के न्यायालय होते हैं। एक वो जो सिविल मामले सुनते हैं, एक होते हैं आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं, दीवानी और फौजदारी कहते हैं उनको ना। दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के न्यायालय होते हैं। न्यायपालिका की संरचना जिला स्तर पर भी विभाजित है। न्यायपालिका की संरचना को आइए इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पिरामिड नुमा संरचना है। कैसे? सबसे ऊपर शिखर पर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीचे है जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायालय के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय क्या करता है भाई? अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय देखिए दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर विचार करती है। अगर कोई व्यक्ति इनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो जिला न्यायालय में दोबारा से अपील कर सकता है। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई जिला न्यायालय करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। ठीक है, तो जिला न्यायालय को हल्के में नहीं लेना है, ये इसके पास पूरी अथॉरिटी है जो न्यायालय के पास होती है। ठीक है, उसके बाद से अगर जिला न्यायालय के फैसले से भी कोई संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो उच्च न्यायालय क्या करता है, क्या कार्य है इनके? तो निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक कहा जाता है। उसके साथ ही हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ये विशेष प्रकार के आदेश होते हैं। ठीक है, जो कि हमने संवैधानिक उपचार के जो साधन है उसमें हमने पढ़ा था ऐसे। ठीक है, अधिकार जो था, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। तो ये तो हो गया हाई कोर्ट के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार के मामले आते हैं? तो आपको एक बात बता दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट में हर तरह के मामले नहीं आते हैं। प्रारंभ में इसमें हर प्रकार के मामले आते थे। आज़ादी के बाद आज़ादी के समय से जो इसमें मामले थे उसकी लिमिट थी कि 20,000 रुपये से अधिक का मामला उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, और यही कारण था कि जो हमारी जुडिशरी है यानी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था, सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत ज़्यादा दबाव था।
तो इंदिरा गांधी के समय में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने संविधान संशोधन करके इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन कर दिए जिससे इन पर बोझ कम हो जाए। ठीक है, आइए समझते हैं क्या क्या होता है। तो इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालयों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, और इसमें हर प्रकार के मामले नहीं जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ वही मामले जाएंगे जिसमें कोई संवैधानिक अड़चन हो। ठीक है, निचली अदालत के मामले वही मामले जाते हैं जिसमें कुछ संवैधानिक अड़चन हो। आइए बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो है, तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं कि न्यायपालिका की संरचना कैसी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका में से एक है। वह संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर ही कार्य करता है। इस बात का ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर संविधान की व्याख्या की है और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन करने की इजाज़त नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के द्वारा मौलिक अधिकारों को गरीब और दलितों तक पहुंचाया है। आइए फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। फ्लो चार्ट तो मैं डालना भूल गया यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, उस चीज़ को समझ लेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर कार्य करता है, ये तो फिक्स है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उसके पास जो क्षेत्राधिकार हैं, कई प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। जैसे पहला क्षेत्राधिकार तो यही है कि मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, इसे उसका मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। ठीक है, ये मौलिक क्षेत्राधिकार है इसका। और दो राज्यों के बीच या फिर एक राज्य और केंद्र के बीच विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। इसके बाद परामर्श, अच्छा अपीलीय भी है। अपीलीय दूसरा जो है अपीलीय, अभी नीचे सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरा क्षेत्राधिकार इसका अपीलीय है, यानी कि नीचे की अदालत से उस जो उच्च न्यायालय में फैसले से अगर कोई संतुष्ट नहीं है और उसमें कुछ संवैधानिक अड़चन है या फिर संविधान से संबंधित कोई इसमें बात है, व्याख्या सही से नहीं हो पाई संविधान की, तो इसमें ऊपरी अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में होगा। एक होता है परामर्श। सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत परामर्श दे सकता है। अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पे भी ये निर्भर है कि वो उस परामर्श को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। तो आइए अब एक एक करके, ठीक है, समझ लेते हैं इसके सारी चीज़ों को जो क्षेत्राधिकार की हमने बात की। तो सर्वोच्च न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाओं की शुरुआत। अब क्षेत्राधिकार में मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट में डालना भूल गया, इसका मतलब मुझे सारा बताना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 3 बता दिए। ठीक है, पहला मौलिक क्षेत्राधिकार, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच झगड़ा, राज्य और केंद्र के बीच झगड़ा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो मामले होंगे वो सब सर्वोच्च न्यायालय ही डायरेक्ट सुनवाई होगी उसमें। ठीक है, उच्च न्यायालय में भी हो सकती है मौलिक अधिकार की, लेकिन 2 राज्यों के बीच जो झगड़ा है वो उच्च न्यायालय में नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर संवैधानिक व्याख्या के संबंध में कोई ऐसा मामला है हाई कोर्ट में तो वो ऊपर अदालतों में कर सकते हैं अपील। इसमें मैं आपको अभी एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप सबने सुना होगा, इस चैप्टर के अंत में मैंने ये डाला भी है, केशवानंद का। केशवानंद बनाम केरल सरकार का जो मामला था वो बहुत चर्चा में रहा। और ऐसा क्यों था उसके बाद उसको जो है कि अभी चर्चा करेंगे आगे। और नंबर 3 जो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो मैंने बताया कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को
सलाह दे सकते हैं मांगे जाने पर, ठीक है। और चौथा जो है वो बता देता हूँ, रिट जारी करने का अधिकार। रिट जारी करने का मतलब ये है कि अगर ये विशेष प्रकार के आदेश होते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है किसी नागरिक का, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके उसकी रक्षा करता है। और ये रिट 5 प्रकार की होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अधिकार वाला चैप्टर देख लीजिएगा, मेरा वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने विस्तार से बताया। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देखने में आती है, सन 1979 में सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय हो गया। सक्रिय का मतलब है कि वो स्वतः ही उसने कई मामलों का संज्ञान लिया और उस पर कार्रवाई शुरू की, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता। और चिट्ठियों के द्वारा, पेपर में छपे न्यूज़ के द्वारा जो जिन मुद्दों पर उसने स्वयं निर्णय लिए या फिर स्वयं मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, उनको कहा जाता है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, आइए विस्तार से समझते हैं। भारत में जनहित याचिका यानी न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायपालिका ने कैसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया, इसी को हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायालय ने उन मुकदमों पर सुनवाई शुरू की जिसे पीड़ित ने नहीं दिया था। यानी कि मान लीजिए मुझे कष्ट है और मैं नहीं जा रहा हूँ मेरी जगह, और मैंने बोला भी नहीं दूसरों से, मेरी जगह कोई और व्यक्ति चला गया जिसको मेरी स्थिति देखकर काफ़ी दुख पहुँचा और उसने उस चीज़ को सुधारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी, ठीक है। और मुझे पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे जो कष्ट है वो और लोगों को भी कष्ट है, तो इसलिए वो जनहित से जुड़ा मुद्दा हो गया, ठीक है। देखिए, क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे अन्य मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। जनहित याचिका का मतलब लोगों के लिए जो कार्य है, लोगों की भलाई के लिए जो कार्य है, उस पर जो याचिका जारी है, जो PIL जारी है, उसे कहते हैं। अब सबसे पहला केस जो जनहित याचिका के तौर पे आया सर्वोच्च न्यायालय में, वो है हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। सर्वप्रथम सन 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपीं और बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि तक बंदी बना के रखा जा रहा था। इतनी लंबी अवधि तक बना के रखा गया था बंदी कि अगर उनको सज़ा भी मिल जाए उस मामले में, तो भी वो उतनी सज़ा, तो जितनी सज़ा उसमें होती है उस अपराध में, उससे ज़्यादा सज़ा काट रहे थे या काट चुके थे, तब भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था। तो जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सज़ा हो भी जाती तो भी वह इतनी लंबी अवधि तक, ठीक है, अवधि तक के लिए कैदी नहीं बने रह सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुकदमा चलाया पहली जनहित याचिका के रूप में और ये प्रसिद्ध भी हुआ। इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अन्य जनहित याचिकाएं के बारे में भी आइए चर्चा करते हैं। हालांकि उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई जनहित याचिकाओं में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बस कुछ विशेष लिखे हैं जिसका ज़्यादा चर्चा में रहा, न्यूज़पेपरों में और बाकी जगह चर्चाओं में इसकी होती रही चर्चा, इसीलिए, और ये महत्वपूर्ण भी है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार, ये बिहार के जेल में बंद कैदियों के रिहाई से संबंधित हैं। दूसरा था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। 1980 में ये केस आया था। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों पर हो रही प्रताड़ना के लिए, ठीक है, ये याचिका डाली गई थी कि बहुत प्रताड़ित किया जाता था कैदियों को। और तीसरी थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार, जो कि भारत सरकार के खिलाफ थी 1984 में। गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए ये PIL लगाई गई थी। ओके, तो ये जनहित याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में ज़रूर आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ, पेपर के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, याद रखिएगा 1979 में शुरुआत हुई। और सिर्फ यही रूप नहीं है जनहित याचिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है न्यूज में खबर देखकर उस पर निर्णय लेने के मुकदमा चलाने का निर्णय ले लेता है और मुकदमा चलाता भी है। ठीक है, जनहित याचिका पहले भेजी जाती थी चिट्ठियों के द्वारा और न्यायालय उसको जनहित याचिका मान लेता था, लेकिन बाद में बढ़ते बोझ के चलते, यानी बहुत अधिक मात्रा में केस आने की वजह से वो चिट्ठियों से जो जनहित याचिका के रूप में मुकदमे लिए जाते थे उसे बंद कर दिया गया। इसका काम एनजीओ को दे दिया गया है। एनजीओ और जो सामाजिक संगठन होते हैं उनको छूट दी गई है कि वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिकाओं के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए, आइए अब समझ लेते हैं। जनहित याचिकाओं न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। न्यायिक सक्रियता के कारण व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। पहले गरीब आदमी थोड़ी जा पाता था, सर्वोच्च न्यायालय बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन एनजीओ की हेल्प करने से और न्यायिक सक्रियता होने की वजह से, जनहित याचिकाओं की वजह से अब गरीब आदमी भी अपनी अपील दे सकता था। इसमें न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया गया। जनहित याचिकाओं एक और लाभ यह हुआ कि कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर मजबूर हुई, यानी जो नेता सरकार पहले कार्य करने को राजी नहीं थे और अदालत के फैसले के बाद उन्हें कार्य करना ही पड़ता है। न्यायिक सक्रियता यानी जनहित याचिकाओं के द्वारा चुनाव प्रणाली में भी कुछ सुधार हुए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयास भी दिन पे दिन बढ़ते चले गए। और यही कारण है कि जो नेता है ना आजकल देखते हो आप, उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर एक चीज़। तो आइए बात करेंगे कि इसके नकारात्मक क्या प्रभाव है, यानी जनहित याचिकाओं के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव रहे हैं। साधारण सी बात है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जनहित याचिका का सकारात्मक प्रभाव तो हमने देखा, इससे न्यायालय में काम का बोझ बढ़ा, ये एक नकारात्मक प्रभाव है। न्यायिक सक्रियता यानी जनहित याचिकाओं से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हो गया, ये भी समझिए। संविधान में साफ तौर से इन तीनों के कार्यों को अलग अलग सूचीबद्ध किया गया है और इनके अधिकार अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकते। न्यायालय ऐसी समस्या में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को करना चाहिए था। इससे सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना मुश्किल हो गया, यानी कौन सा कार्य कार्यपालिका को करना है, जो कार्यपालिका को कार्य करना है वो भी न्यायपालिका कर रही है। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंचा है, यानी लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है हमारा कि न्यायपालिका विधायिका या फिर कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो उसको थोड़ा जो है धक्का लगता है यहाँ पर। ओके, उदाहरण के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए भ्रष्टाचार दूर करना है, तो भ्रष्टाचार दूर करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का है, विधायिका का है, उसमें न्यायपालिका की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अनेक ऐसे मुद्दे आए जब सर्वोच्च न्यायालय को आदेश जारी करके सीबीआई को भी आदेश देना पड़ा और कई मंत्रियों और संसद के सदस्यों के खिलाफ कई घोटालों में मुकदमे दायर किए गए और चलाए भी गए। ठीक है ना। और अब सोचिए इतना टकराव हो रहा है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, तो कितना मुश्किल होता होगा जजों के लिए कार्य करना। न्यायपालिका और अधिकार में संबंध, तो भाई न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। तो देखिए पहला क्या है, पहला वो ये कि रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करता है। इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका विवरण है। किसका? रिट जारी करने का। ठीक है, इसको कहते हैं संवैधानिक अधिकारों का, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 226 के अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 26 के अनुसार उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 32 के द्वारा कौन करता है?
सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है रिट, और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ठीक है, इसका विवरण संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और यही वो शक्ति है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि ये वह शक्ति है जो कार्यपालिका और विधायिका पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है अगर वो गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो। ठीक है, तुरंत कोई भी कानून अगर बना है तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ये समझते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। ठीक है, ये सब मैंने ही लिखा हुआ है बहुत विस्तार से। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। हालांकि हमारे संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है उसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है ना, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर सकता है। इसी को न्याय पुनरावलोकन कहते हैं। कई बार पेपर में ये आया भी है। ठीक है, और थोड़ा समझते हैं इसके लिए विस्तार से। संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे हमने बताया ना आपको कि दो राज्यों के बीच जो झगड़े का निपटान हुआ हो या फिर राज्य और केंद्र के बीच विवाद का निपटान हुआ हो, तो उसमें भी जो है ये कर सकता है, दोबारा से अपने भी फैसले को देख सकता है, जिससे शक्ति के बंटवारे की समस्या हल हो सकती है। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हितों के अतिक्रमण को भी रोकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केंद्र कोई भी विधायिका कोई भी कानून बना के राज्यों की शक्ति छीन ले और अपने आप को शक्तिशाली बना ले। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को भी रोक सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। ध्यान से समझिए, राज्यों की विधायिकाओं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लागू होती है। ऐसा नहीं सिर्फ संसद ही जो कानून बनाएगी देश के लिए उसी पर लागू होगा, राज्य भी अगर कोई कानून बनाता है राज्य में, ठीक है, ऐसे कानून बना दे जो लोकहित में ना हो तो उसकी भी, या लोकहित की बात नहीं है, जो संविधान के ढांचे के अनुसार ना हो तो फिर वो रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है। ये समझते हैं क्यों, वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। केशवानंद का भी मामला आएगा। न्यायपालिका और संसद, अब देखिए आमने सामने। न्यायपालिका की सक्रियता से राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है। पहले जो विषय राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं आते थे, उन्हें भी अब इसके दायरे में लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। उदाहरण के लिए हवाला नर्सिंग मामले में पेट्रोल पंप, देखिए एक तो हवाला मामला हो गया, एक नर्सिंग मामला हो गया, एक पेट्रोल पंप का मामला हो गया। इसमें अवैध आवंटन के अनेक मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो को यानी सीबीआई को निर्देश दिए गए हैं कि राजनेताओं और नौकरशाही के विरुद्ध जांच की जाए, और जांच हुई भी। तो न्यायपालिका और विधायिका बिल्कुल टकराव की स्थिति में आ जाते हैं कभी कभी। न्यायपालिका और विधायिका में टकराव, देखिए न्यायपालिका और विधायिका में टकराव के ऐसे कई मौके आए जब सर्वोच्च न्यायालय और संसद आमने सामने आ गई। ऐसा एक मामला संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। आ गया जी, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। संपत्ति से जुड़ा मामला है, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा मामला। आपको पता है कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, जिसमें 7वां यही था, संपत्ति का अधिकार, जिसमें संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में, अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव हुआ। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर संसद ने रोक लगा दी थी। ऐसा उसने भूमि सुधारों के लिए किया था, ठीक है ना। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में,
इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। और ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ओके, तो ये तब से ही जो है शुरू हुआ ये सब। ऐसा उसने भूमि सुधार के लिए किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। देखिए अब क्या निर्णय है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, यानी संपत्ति का अधिकार नहीं छीन सकती, क्योंकि वो मौलिक अधिकार हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र निम्नलिखित मुद्दे थे। अब देखिए क्या क्या ऐसे आज़ादी से शुरू थे, जब से पहला भूमि सुधार हुआ तब से ही ये प्रचलित थे। और क्या क्या हुआ देखिए, तो 1967 से 73 के बीच न्यायपालिका और संसद के बीच काफ़ी विवाद रहे, जो निम्न हैं। तो एक तो भूमि सुधार पे भाई विवाद रहा, सरकार लोगों की ज़मीन कैसे ले सकती है, संपत्ति कैसे ले सकती है। निवारक नज़रबंदी कानून पर बहस विचार हुए। नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून पर जो है बहस हुई, आमने सामने हमेशा बने रहे, टकराव चलता रहा। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, इस पर भी बहुत लंबे समय तक चर्चा चली। भूमि अधिग्रहण करने के नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून। ठीक है, तीसरा संविधान संशोधन में जो है ये निर्णय लिया गया कि भाई भूमि जो अधिग्रहित होगी उसमें क्या देना है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट तीसरे वाले में ये था कि इनको हटा दिया गया था, यानी कि तीसरे में जो तीसरा संविधान संशोधन था उसमें ये बताया गया कि भूमि अधिग्रहण अगर राज्य करता है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। ठीक है, तो ये काफ़ी दिक्कतों वाली चीज़ थी। अगर मेरी भूमि अधिग्रहण कर लेती है सरकार तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। ये तब बताया गया था। आगे देखिए क्या घटनाक्रम हुआ। भूमि अधिग्रहित करने के कारण 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। अच्छा, आपको बता दें कि केशवानंद भारती का जो नाम आता है, आप पहले समझ लें केशवानंद भारती है कौन। केशवानंद भारती केरल में शंकराचार्य थे। ठीक है ना, धार्मिक गुरु हैं एक प्रकार के, धार्मिक गुरु थे। शंकराचार्य जो होते हैं, है ना, हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उनके मठ की हजारों एकड़ ज़मीन को केरल सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। और वहाँ पर केशवानंद भारती को भी पता नहीं था, एक नाना पालकीवाला थे, नानी पालकीवाला, सॉरी नाना होंगे, नाना भूल गया हूँ मैं। वकील का नाम था नाना पालकीवाला। अब नाना पालकीवाला ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला और कुछ प्रश्न उठाए। देखिए किन प्रश्नों पे केस लड़ा गया कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, क्या सरकार किसी की संपत्ति, क्योंकि मौलिक अधिकार है भाई संपत्ति का अधिकार, तो क्या किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों की भलाई के लिए होते हैं। तो उनकी भलाई के लिए क्या किसी की निजी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, यानी मौलिक अधिकारों को कहाँ तक सीमित कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, या फिर उस पर जो है कानून बना सकती है। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, यानी संसद किस प्रकार से और कौन कौन से जो पहलू हैं या फिर जो विषय हैं उनको संशोधित कर सकती है। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें, यानी लोगों की भलाई के लिए क्या किसी एक व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। आइए जरा इसका जवाब देखते हैं। तो बहुत रिसर्च से बनाया गया ये, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उस पर आइए देखते हैं, प्रकाश डालते हैं। मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब इसको समझने की ज़रूरत है, एक लाइन नहीं है, ये पूरे संविधान के अस्तित्व पे जो खतरा है उसको बताती है। देखिए क्या कहा गया कि भाई संविधान का एक मूल ढांचा है और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, आप उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। इसका मतलब समझिए, संविधान अगर उसके मूल ढांचे को चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हटा दिया जाए, तो भाई स्वतंत्रता देना ही लोगों के लिए संविधान का एक मुख्य कार्य था, मुख्य कार्यों में से एक था, यूँ कहें कि
स्वतंत्रता, समानता, न्याय दिलाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास, इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। तो संविधान की मूल भावना सबको समान रखना, सबको स्वतंत्र रखना और सबको बराबरी का समाज में हक देना, ये था उसकी मूल भावना, यही है। और अगर सरकार उस मूल भावना में परिवर्तन कर देती है, लोगों की बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा देती है, तो वो सही नहीं है। आप क्या बोले, गलत ना बोले, उस पर तो प्रतिबंध लगा सकते हैं कि हाँ ये नहीं बोलना है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आप ये डायरेक्शन, उसकी अभिव्यक्ति को छीन नहीं सकते हैं। तो संविधान का एक मूल ढांचा है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, आपको जहाँ जहाँ समस्या है आप वहाँ सुधार कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला सकता, क्योंकि बदलने का अधिकार संविधान सभा को था। अब संविधान सभा तो बैठेगी नहीं, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। संपत्ति के अधिकार की विरासत मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। मूल ढांचे का मतलब ये है कि लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मूल ढांचे का मतलब यह है कि देखिए, मूल ढांचा मुझे आपको समझाना है, इसलिए कोई अच्छा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इसे बेटा ऐसे समझ लो कि आपको एक नोटबुक दी गई है। ठीक है, नोटबुक यानी कि नोट करने के लिए कोई कॉपी दी गई है। अब उस कॉपी में आप बस नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप वो कॉपी नहीं बना सकते। कॉपी बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास था? एक कंपनी के पास था। ठीक है, ठीक वैसे ही जो संविधान बनाने का अधिकार या उसको लिखने का अधिकार था वो संविधान सभा के पास था, और उसने जिस भावना से लिखा उसको, वो भावना बनी रहनी चाहिए, वो ढांचा वैसे ही बना रहना चाहिए। मान लीजिए बाद के जो शासक आए उनको लगा कि अरे नहीं, हमें दिक्कत हो रही है इससे, तो अपने पक्ष में करने के लिए उसमें दोबारा से नहीं उसको लिख सकते, या दोबारा से उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जो उस भावना को ठेस पहुँचाए। ठीक है, इसलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि संपत्ति के अधिकार को न्यायालय ने मूल ढांचे का एक भाग नहीं माना है, और इसीलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समुचित मतलब उचित प्रतिबंध। न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, इसका वर्णन हमेशा न्यायालय ही करेगा और समय समय पर करेगा। कब करना है वो स्वयं ही करके बताएगा। जब कभी ऐसी कोई समस्या होगी तो उसकी व्याख्या करके बताएगा। तो यही जो केशवानंद भारती मुकदमे में जो निर्णय आया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसने कई सवालों को हल कर दिया। जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ऊपर, इन सवालों को हल किया इसने। और केशवानंद भारती हालांकि मुकदमा हार गए, 13 जजों ने मिलकर ही फैसला सुनाया था, और केशवानंद भारती 7-6 से हार गए थे। यानी अगर एक सदस्य, एक जज और उनके पक्ष में आ जाता तो वो 6-7 से जीत जाते मामला। ठीक है, तो मामला तो हार गए, लेकिन इस केस ने संविधान के बहुत सारे सवालों को हल कर दिया, उसका जवाब दे दिया। तो कैसा लगा आपको हमारे आज का वीडियो का संस्करण, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है।